करें ना। हो गया आंसर। हेलो, चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे सिलेबस से। हमारा सिलेबस क्या होगा? जीएस पेपर 1 जनरल स्टडी पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें अच्छा सॉरी, अच्छा ये जो सिलेबस लिखा है यूपीएससी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन हम इसको डिकोड करेंगे आगे कि डिकोडेड सिलेबस क्या होगा, आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा डिकोडेड सिलेबस होगा उसमें आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री होगा। इसको एक एक करके देखना है हमको कि क्या क्या होगा आगे। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडाइवल, हिस्ट्री। तो सबसे पहले शुरुआत होगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या देखना, हिस्ट्री शुरू होगा। हिस्ट्री का 3 पार्ट होगा। पहला होगा एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होगा मेडाइवल हिस्ट्री, फिर होगा मॉडर्न हिस्ट्री, एक होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 4 इधर होगा, प्लस आर्ट एंड कल्चर। इसमें जो हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे वो है प्री हिस्टोरिकल कल्चर इन इंडिया। उसमें पूरा पाषाण, नया पाषाण, प्रस्तर युग और आयरन एज, एक बगल से पूरा पढ़ना है। मतलब प्री हिस्ट्री में मतलब प्राचीन इतिहास में। उसके बाद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता। जब हम प्राचीन इतिहास में 3 लाख साल का पहले का इतिहास देख लेंगे तब हम लोग आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीज़ें देखना है कि मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, इम्पोर्टेंट टाउन्स क्या क्या था वहाँ का, सिटीज़ कौन कौन सा था, कौन कौन सा स्थल पर क्या क्या मिला, टाउन प्लानिंग कैसे हो रहा था वहाँ, शहरों का विकास कैसे हो रहा था, पोएट्री कैसे बना, ब्रॉन्ज फिगर कैसे था, मोहर कैसे था, साइंटिफिक ज्ञान क्या था वहाँ के लोगों का, पॉलिटिकल लाइफ क्या था, रिलीजन क्या था उसका, वर्शिप क्या क्या चीज़ का करता था, जैसे मातृ देवी की पूजा, ये सब, ट्री वर्शिप था कि नहीं, वृक्षों की पूजा करना, ये सब है। फिर हम लोग इकोनॉमिक लाइफ में देखेंगे। किसी भी चैप्टर में सबसे पहले तो देखना है पॉलिटी क्या है उसका, हिस्ट्री तो देखना ही है, पॉलिटी, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, ये सब देखना है। नेक्स्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे थे, आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट जो चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो आयात निर्यात हो कैसे रहा था, कहाँ कहाँ से हो रहा था, किस किस पोर्ट के माध्यम से हो रहा था, और किस किस देश के साथ क्या क्या वस्तुएं का आयात निर्यात हो रहा था। इसका जानकारी हमको विभिन्न स्रोतों से मिलता है, जैसे मोहर का मिलना, etc। फिर हमारा होगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में ओरिजिन, लिटरेचर क्या है, वेदास क्या है, ब्राह्मणास क्या है, आर्यास क्या है, उपनिषद क्या है, ज्योग्राफिकल डाटा क्या क्या मिला, वैदिक टेक्स्ट क्या क्या मिला, यानी वैदिक वस्तुएं क्या क्या मिला, माउंटेन्स क्या क्या मिला, रिवर, सी, डेजर्ट, वैदिक ट्राइब, रिलीजन, लाइफ, रिलीजियस आइडियाज़ क्या क्या हैं, वैदिक का पॉलिटी क्या क्या चला, वैदिक का सोसाइटी कैसा था, और आगे देखेंगे वैदिक इकोनॉमी कैसे चल रहा था। जब वैदिक सभ्यता यानी प्राचीन सभ्यता में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, फिर सिंधु घाटी, फिर वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक पहले और उत्तर वैदिक उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, यानी स्टेट का विकास कैसे हुआ, कैसे राज्य की स्थापना हुआ और कैसे फिर जन बना,
फिर कैसे जनपद बना, और फिर आगे का कॉन्सेप्ट महाजनपद काल कैसे आया, और फिर महाजनपद काल से हम लोग देखेंगे। बीच में हमको देखना है रिलीजन मूवमेंट क्या क्या था, जिसमें दो मूवमेंट सबसे ज़्यादा है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। जैनिज़्म का बैकग्राउंड क्या था, उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ, बौद्ध मठ कहाँ बना, जैन मठ कहाँ बना, कौन कौन तीर्थंकर हुए, कौन क्या हुए, जैन और बौद्ध में देखना है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। उसके बाद जब यहाँ हम लोग बात कर रहे थे ईयरली स्टेट फॉर्मेशन, जब स्टेट का विकास हुआ तो जैन और बुद्ध के बाद मौर्य काल का विकास हुआ, और मौर्य काल आया, और यहीं से महाजनपद काल की शुरुआत हो गया। मौर्यन हिस्ट्री यहाँ से देखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुआ, संस्थापक कैसे था, कैसे कैसे बना, यहाँ कौन कौन से राजा हुए, राजा के द्वारा किया गया काम क्या क्या था, राजा का व्यवस्था कैसा था, प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, रिलीजन कैसा था, और कौन से स्रोत से इसका जानकारी मिलता है, कौन कौन से विदेशी यात्रियों का उस समय आगमन हुआ, यानी मौर्य हिस्ट्री देखेंगे। फिर पोस्ट मौर्यन हिस्ट्री यानी मौर्योत्तर काल, जिसमें शुंग, सातवाहन, फॉरेन इन्वेजन मतलब विदेशी आगमन जो हुआ, पोस्ट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स, ये सब देखेंगे उसका, ये हिस्ट्री का पूरा है मतलब। उसके बाद गुप्त काल देखेंगे, कैसे इन्वेजन हुआ, कैसे क्या हुआ, उसका लिटरेचर कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, टेम्पल स्टाइल कैसा था, टेम्पल का निर्माण कैसे हुआ, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, होयसल शैली, आर्ट एंड कल्चर इसी में देखेंगे। फिर साउथ इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, संगमकालीन इतिहास, संगमकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति, तीनों देखेंगे जिसका जानकारी मिलता है संगम साहित्य में। फिर हम लोग मेडाइवल इंडिया में आएंगे। मेडाइवल में तो पते है, एंशिएंट टू मेडाइवल में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। साइंस मेडाइवल, साउथ इंडियन ईयरली मेडाइवल, चोला काल, सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या क्या था। उसके बाद आएगा हमारा दिल्ली सल्तनत का विकास, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुआ, कौन कौन सा शासक चला, कौन कौन सा वंश हुआ पहले, फिर उसके बाद उसमें कौन कौन सा शासन था और उस शासन द्वारा क्या क्या किया गया। विजयनगर साम्राज्य, इंडो इस्लामिक कल्चर, इस्लाम का भारत में आगमन के बाद इस्लामिक कल्चर कैसे भारतीय कल्चर को प्रभावित किया और इंडियन कल्चर कैसे इंडो इस्लामिक कल्चर में बदल गया, इसका भी हम लोग देखेंगे। सूफीज़म, सूफी सभ्यता और भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के बाद मुग़ल एम्पायर, फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, कौन कौन सा राजा हुआ, कैसे ये ख़त्म हुआ, और इसके बाद हम लोग घुस जाएंगे मॉडर्न इंडिया में। बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन जब आया तब कैसे उसका शुरुआत हुआ, अप्रोच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बहुत खींचना पड़ता है इसको। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पूरा हिस्ट्री है एकदम, एक बगल से पूरा सिलेबस बना हुआ है इसमें, और यहीं से मतलब एक बगल से पूरा ही पढ़ा दिया यानी पढ़ लिया जाएगा मतलब। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, भारत में जब ब्रिटिश का आक्रमण हुआ तो क्या क्या इम्पैक्ट डाला ब्रिटिश, उसमें इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या क्या रहा ये देखेंगे। रेसिडेंस ऑफ ब्रिटेन, ईयरली अपराइजिंग, पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट, सन्यासी, अपकमिंग, पागलपंथी विद्रोह, सब विद्रोह का है, फैजी मूवमेंट, हुक्का में विद्रोह, मूवमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड रूल एंड जमींदार, यानी जमींदार और रूलर के द्वारा किया गया जो आंदोलन था उसका है, किट्टूर चेन्नम्मा का हुआ था, ये सब भी है। ट्राइबल मूवमेंट, फर्स्ट फेज, फिर सेकेंड फेज पढ़ेंगे, PDF तो मिल ही जाएगा आप लोग को। मूवमेंट ऑफ फ्रंटियर ट्राइब्स, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह, सोशियो कल्चर, लोअर एंड बैकवर्ड क्लास का जो मूवमेंट हुआ, टेम्पल में एंट्री के लिए मूवमेंट, नायर सर्विस सोसाइटी के लिए मूवमेंट, बहुजन समाज मूवमेंट,
आदि मूवमेंट, कांग्रेस एंड हरिजन मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उसके बाद सिखों का जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें निरंकारी था, नामंदरी था, सिंह सभा था, गुरुदेव का रिफॉर्म था, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट से। फिर फ्रीडम स्ट्रगल है। मतलब ये पूरा सिलेबस है डिकोडेड, जो कि हिस्ट्री का है। एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एकदम डिकोड कर दिया गया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका कारण क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना का कारण क्या था, एजेंडा क्या था उसका, और ब्रिटिश एटीट्यूड क्या था उसके प्रति। एटीट्यूड, मॉडल मिंटो सुधार 1909, सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरेट, दिल्ली दरबार, अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, होम रूल मूवमेंट, बिगनिंग ऑफ गांधी, गांधी युग, एक तो युग है गांधी युग, वो पूरा देख लेंगे हम लोग। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी क्या क्या चला गांधी मूवमेंट पर, स्वराज पार्टी एंड नो चेंज एंड प्रो चेंज। मतलब एक था स्वराज पार्टी वाला, एक था नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन एक था चेंज के साथ कुछ करना। तो दोनों के बीच कंट्रोवर्सी क्या था, विवाद क्या था दोनों के बीच। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट ऑफ द टाइम, ऑल इंडिया लेबर लीग, यानी यही सब पूरा है हिस्ट्री का डिकोडेड सिलेबस। इसके साथ हम लोग देखेंगे हर डे करेंट अफेयर को देखते चलेंगे, विजन आईएएस वाला मंथली मैगजीन को। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, आज़ादी के बाद भारत, रामचंद्र गुहा वाला किताब है, वो ले लेना। चलिए ये पूरा सिलेबस था, इसको थोड़ा मूल ढांचे की संकल्पना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मूल ढांचे की संकल्पना। चलिए मूल ढांचे की संकल्पना हमारा फर्स्ट टॉपिक था, मूल ढांचे की संकल्पना। आखिर मूल ढांचे की संकल्पना चर्चा में क्यों आया? पहली बार अभी 50 साल पूरा है मूल ढांचे की संकल्पना का। 1973 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की संकल्पना को ईजाद किया था। सबसे पहली बार मूल ढांचे की संकल्पना में ऐसा बात बोला था सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रथम कि मूल ढांचा एक ऐसा सिस्टम होगा संविधान का जिसमें संशोधन करने की शक्ति संसद के पास भी नहीं होगी। मतलब और मूल ढांचा क्या होगा, जब इस बारे में संसद यानी सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो उनका मत था कि मूल ढांचा क्या होगा, ये आने वाले समय में हम बताते रहेंगे कि मूल ढांचा आखिर क्या क्या होगा। विभिन्न वादों में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न तत्वों को मूल ढांचा बताने का प्रयास किया है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि मूल ढांचे की शुरुआत कब हुआ था। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सबसे पहले मूल ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जिसका 2023 में 50 साल पूरा हो गया, इसलिए ये चर्चा में था। इसकी शुरुआत कैसे हुआ? सबसे पहले ए.के. गोपालनवाद 1950 में ए.के. गोपालनवाद से इस तरह की संकल्पना का शुरुआत हुआ। और ये संकल्पना मूलतः 368 संविधान का अनुच्छेद 368 जो कि संविधान में संशोधन करने की चर्चा करता है और 3 प्रकार से संविधान संशोधन की बात करता है। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति से। तो ये 3 प्रकार का जो संशोधन करने की संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान निर्माताओं ने जो संसद को दिया है उसके लिए ये बात था। यानी 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति के संबंध में शंकरी प्रसाद वाद सर्वप्रथम 1951 में और बड़ा कर दें।
चलिए करें। शंकरी प्रसाद बाद 1951 में सबसे पहले शुरुआत हुआ। शंकरी प्रसाद महोदय सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। फिर सज्जन सिंह बाद 1965 आया। फिर 1967 में गोलकनाथ बाद आया, जिसमें अनुच्छेद 368 ने संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की। मतलब इस समय तक मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट संसद को दिए हुए था। पहला 3 बाद, जो कि A.K. गोपालन, शंकर प्रसाद एवं सज्जन सिंह, तीनों बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने की असीम शक्ति प्रदान है। लेकिन सबसे पहले 1967 में गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368 में संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, बल्कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि मौलिक अधिकारों को यानी संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस समय तक मूल ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन नहीं हो पाया था। लेकिन इस गोलकनाथ बाद को पलटने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन का लाया और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, जिसमें संविधान संशोधन विधि नहीं है के लिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। मतलब 13 के अंतर्गत कहा गया है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। 24वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया और नागरिकों के मूल अधिकार सहित संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ऐसा 24वां संविधान संशोधन में संसद ने पारित किया। लेकिन फिर 1972 आया और 25वां संविधान संशोधन आ गया और इसमें कहा गया, पहला नंबर तो धारा 2, धारा 3 और धारा अनुच्छेद 39B और 39C को जोड़ा गया। धारा 2 में कहा गया मुआवजा शब्द को पर्याप्त मुआवजा रकम में बदलकर संपत्ति के अधिकार में कटौती किया जा सकता है। मतलब फिर मामला संपत्ति के अधिकार से संबंधित आया, जो कि मूल अधिकार से संबंधित था। यहाँ भी धारा 3 में भी मूल अधिकारों पर DPSP की प्राथमिकता तय की गई। मतलब धारा 3 पर मूल अधिकारों पर DPSP प्राथमिक होगा, ना कि मौलिक अधिकार प्राथमिक होगा। ऐसा 25वां संविधान संशोधन में चर्चा किया गया और 39B और 39C के मामले में न्यायिक समीक्षा पर अंकुश लगाया गया। मतलब यहाँ न केवल संसद की शक्ति को बढ़ाया गया, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 39B और 39C में न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर भी अंकुश लगा दिया गया। मतलब अब उसको न्यायिक समीक्षा का पावर भी नहीं दिया गया। हालांकि पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़कर ऐसा प्रावधान किया गया कि यदि संसद किसी भी चीज़ को इस 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा यदि हम किसी चीज़ में 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, जिसका प्रयोग प्रथम संविधान संशोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर चुके थे। लेकिन ये लगातार 2 संविधान संशोधन 24वां और 25वां, ये दोनों में लगातार संसद अपना प्रभुता बढ़ाता रहा और 1950, 51 और 55 के 3 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, जबकि 1967 में केवल एक शब्द कि संसद को संशोधन की शक्ति नहीं है, इसके एवज में संसद ने लगातार 2 संविधान संशोधन कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ये मामला था केशवानंद भारती संबंधी 1973 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति असीम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मूल ढांचे के संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। जैसे भारत की संसदीय व्यवस्था को नहीं बदल सकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका को नहीं बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मूड आया संसद का कि हम न्यायपालिका को ही ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूल ढांचे में नहीं आता है, मूल ढांचे में आता है। चलिए अब थोड़ा हम केशवानंद भारती के बारे में समझते हैं। केशवानंद भारती बाद 1973 में आया था। यह बाद केरल सरकार के विरुद्ध एक याचिका के संबंधित आया था, जिसमें था केरल भूमि सुधार 1963। ये वही संविधान संशोधन था जिसमें भूमि सुधार को यानी भूमि संबंधी मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था, जिस आधार पर राज्य भी अपने यहाँ कानून बना रहा था, के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों के मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय दिया गया। मतलब आपके पास सरप्लस भूमि है, हम आपका अधिग्रहण करेंगे। इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से चुनौती दिया गया। यह याचिका राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 31 में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया।
इस बात की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ सुप्रीम कोर्ट में गठित की गई। यह अब तक का सबसे बड़ा पीठ था। 13 न्यायिक पीठ अभी तक नहीं बना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि न्यायिक पीठ हमेशा विषम संख्या में बनता है। विषम संख्या में बनने का एक मूल कारण ये है कि यदि सम संख्या में बन जाएगा, 6 यदि रहेगा तो 3-3 आ जाएगा तो कोई बहुमत ही नहीं निकलेगा। यदि 7 रहेगा तो जाएगा किधर, एक ना एक तो बहुमत निकालेगा है, चाहे अल्पमत में ही फैसला क्यों ना हो, लेकिन फैसला आएगा ही आएगा। इसीलिए जब भी संविधान पीठ बनता है तो सम संख्या में नहीं बनता है, विषम संख्या में बनता है। इस बात के मूल निष्कर्ष के बारे में हम जानते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी तुरंत थोड़ा देर पहले किए थे। मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। मूल ढांचे की संकल्पना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। साथ ही यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधानों, मूल अधिकार सहित में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संविधान की मूल विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति, लोप नहीं होना चाहिए। इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं गोलकनाथवाद की। अच्छा, इस निर्णय को गोलकनाथवाद को पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल है। साथ ही संसद संविधान संशोधन करने की ये शक्तियाँ एवं विधायी शक्तियाँ अलग अलग है। मतलब संसद के पास जो विधायी शक्तियाँ हैं, यानी विधि बनाने की जो शक्ति है, प्लस संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, ये दोनों को एक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन दोनों को अलग अलग रूपों में देखा जाना चाहिए। मतलब संविधान संशोधन की शक्ति अलग है, विधि बनाने की शक्ति अलग है। उसके बाद अन्य निर्णय के बारे में कुछ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्से को छोड़कर 25वें एवं 29वें संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट कहते थे कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्देशिका संविधान का भाग है, क्योंकि उद्देशिका को जोड़ने के लिए भी संविधान सभा वही प्रक्रिया को अपनाया जो बाकी के चीज़ों को संविधान में डालने के लिए अपनाया, इसलिए उद्देशिका संविधान का एक भाग है। चलिए, मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में और विशेष चर्चा करते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं, विद्यमान है, जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। जैसे भारत की संसदीय परंपरा, ऐसा नहीं है कि भारत के संसदीय परंपरा को ही ख़त्म करके आप एकात्मक सिस्टम ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा। कुछ यह संविधान में संसद की शक्तियों को उचित रूप से नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे। मतलब संविधान समय के साथ एक जीवंत रूप में बदलते हुए भारत को एक सुदृढ़ रूप से बनाने में मदद करे। कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिकों की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया। कानून का शासन होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि अब इसी में संशोधन कर दिया। शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों में शक्तियां अलग अलग होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। संविधान कानून का आधार बन गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो। यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण की दशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब भी देखना है। इसके अलावा इस समय कुछ और सिद्धांत जो इसमें जोड़े गए हैं उसकी चर्चा करते हैं। मूल ढांचे के भाग के रूप में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताते रहता है कि मूल ढांचा है क्या। जैसे भारत की संप्रभुता मूल ढांचा है, कल्याणकारी राज्य मूल ढांचा है, संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा है। ये हमेशा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल ढांचे का एक अंग है कि नहीं है, क्वेश्चन में हमेशा आएगा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य, etc। और ये क्रोनोलॉजी पूरा दिया हुआ है। 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी बनाम नारायण राज बाद में,
फिर मिनर्वा मिल्स बाद आया, फिर उसके बाद बामन राव बाद आया, फिर क्योतो होलोनो बनाम बाद आया, फिर इंदिरा साहनी बाद आया, और फिर SR बोम्बई बनाम भारत संघ बाद आया। चलिए, कभी कभी मूल ढांचे की संकल्पना को न्यायिक सक्रियता के रूप में देखते हैं कि कहीं न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय तो नहीं हो गया है। जब संविधान विधि बनाने की शक्ति संसद को दिया है तो फिर मूल ढांचे जैसा संकल्पना क्या भारतीय संसद के हाथों को रोकता है? क्या भारतीय संसद के हाथों को रोकता है? स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि जनता द्वारा चुनी सरकार उपयोग न्यायालय के जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित संविधान संशोधनों को अमान्य घोषित करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब मूल ढांचे की संकल्पना भारत के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति को छीन सा रहा है। उदाहरण के लिए यदि 2019 में चर्चा करें, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कानून आया जिसका नाम था NJSA, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द कर दिया। हालांकि जबकि पूर्ण बहुमत से ये फैसला नहीं हुआ था, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी मतभेद था कि NJSA लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या इस तरह के हाथ रोकने का काम संसद का है? मतलब संसद की हाथ ऐसे रोक सकते हैं मूल ढांचे की संकल्पना से? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं। संसदीय संप्रभुता के साथ संघर्ष की स्थिति भी बना हुआ है। संसदीय संप्रभुता, संसद संप्रभु है या नहीं है, इस पर भी हमेशा वाद विवाद है। राइट टू सेल्फ आत्मनिर्णय के अधिकार का भी ये है। पंथ निरपेक्ष संघवाद, ये सब भी कठिनाई का विषय बना हुआ है। संविधान में संशोधन में कठिन होती जा रही है, मतलब संविधान में संशोधन करना कठिन होते जा रहा है। मान लेते हैं कोई संशोधन संसद लागू किया और कल आके सुप्रीम कोर्ट ये बोल दिया कि अब तो हम इसको मूल ढांचे की संकल्पना मानते हैं, फिर तो ये सिस्टम ही गलत हो गया। जिसको कानून बनाने की जिम्मेवारी हो और जिसको कानून पालन करने की जिम्मेवारी हो और जिसको न्याय देने की जिम्मेवारी हो, न्याय देने वाला ये कहे कि आप कानून ही ये नहीं बनाइए, ऐसा कैसे सही हो सकता है? परिभाषा में चलिए, आगे की राह क्या हो सकता है? ये मूल ढांचे की संकल्पना में आगे क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। परिभाषा में स्पष्टता होना चाहिए, मतलब मूल ढांचे की संकल्पना का एक परिभाषा होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखे भी। इस सिद्धांत के उपयोग में निरंतरता होनी चाहिए, यानी हमेशा सतत रूप से लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगी कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा संविधान की मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, न्यायिक सक्रियता को सीमित किया जाना चाहिए। मतलब जुडिशियरी एक्टिविज्म एक स्तर तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। जन जागरूकता और जन भागीदारी होना चाहिए। इस संबंध में जन जागरूकता मतलब लोगों में जागरूकता भी होना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तीन स्तर की सरकार भारत में चल रही थी, दो स्तर की, एक केंद्र और एक राज्य। अब एक स्तर हम लोग बढ़ा दिए, उसका नाम रखे स्थानीय सरकार। इसके लिए राजीव गांधी का प्रबल सोच 1992 में कारगर हुआ, जिसमें हम लोग 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाए। 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन में न्यायपालिका की अवधारणा को पुष्ट किए। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन भी 1992। ये पंचायती राज संस्था संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था। इसको संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और जिसमें 243 से लेकर 243O 243O तक चर्चा है ग्राम पंचायत का, और 243P तक चर्चा है। 243P से 243ZG तक चर्चा है शहरी निकाय का, और इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें 29 विषय दिए गए, इसमें 18 विषय दिए गए। हालांकि इसका भी उप विभाजन है। 74वां संविधान संशोधन में कई तरह की शहरी स्थानीय व्यवस्था का किया गया, इसका हम आगे देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं सुर्खियों में क्यों रहा। 73वां संविधान संशोधन का भी हाल में 30 वर्ष पूरा। जब भी कोई चीज़ का 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष या 75 वर्ष या 100 वर्ष उड़ता है तो हमेशा चर्चा में आ ही जाता है। तो त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था बनाया गया, जैसा कि हम पहले ही बताए, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, त्रिस्तरीय बनाया गया। सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का, यानी पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इससे पहले पंचायतों की सबसे पहले स्थापना हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया गया। ये फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसा एक मार्केट प्लेस है जिसमें कि हम इन सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ई ग्राम स्वराज मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्राम स्वराज, जिसमें हम भारत के लगभग सारे 6 लाख गाँव तक इंटरनेट पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। सारे ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है, ई ग्राम स्वराज। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने चुनिंदा लाभार्थियों को स्वामित्व योजना एक संपत्ति का ब्यौरा है, जो एक स्वामित्व कार्ड होगा जिसमें लोगों को उसकी संपत्ति के बारे में पूरा वर्णन होगा। जिसके पास ज़मीन का कोई भी टाइटल नहीं है, मतलब कोई भी उसके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो स्वामित्व कार्ड के माध्यम से अपने ज़मीन का नया दस्तावेज बनवा सकता है। और इस दस्तावेज के आधार पर बहुत सारे सुविधाएं उनको मिल सकता है, जैसे बैंक लोन में इसकी गारंटी देना या विभिन्न तरह की बात। चलिए, ये था स्वामित्व। गांव के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन का सही। उसके बाद है केंद्र राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों जैसे पंचायत नगर पालिकाओं को शक्ति, संसाधनों तथा निर्णय निर्माण के अधिकारों का हस्तांतरण है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया। इन्हें 1993 में लागू किया गया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बात कहा गया। तिहत्तरवां संविधान संशोधन के बाद महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया। 33% आरक्षण का चर्चा तो केंद्र सरकार ही कर दिया, बाकी कई राज्य जैसे बिहार राज्य जैसे 50% तक आरक्षण दिया, जिससे निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। इसमें वर्तमान में स्थानीय संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी 49% है, जिनकी संख्या 14 लाख से अधिक है। इन संस्थाओं में 4 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति, 4 लाख से ज़्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। SC ST को भी पर्याप्त आरक्षण मिला हुआ है इसमें, और इसका प्रतिनिधित्व भी इस माध्यम से लोकतंत्र में SC ST की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, महिला और SC ST के बढ़ते प्रतिनिधित्व के कारण सकारात्मक प्रभाव हुआ है, यानी महिलाओं के समुदाय आधारित कल्याण किए जाने, सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच, वृद्धि के साथ साथ अपराधों की रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी। अब महिलाएं बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो रहा है। इन अधिनियमों के कारण फंड, कार्यों, पदाधिकारियों के हस्तांतरण के संबंध में अलग अलग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रहा है। जैसे केरल ने 29 कार्यों को पंचायत को हस्तांतरित कर दिया है। बिहार ने पंचायत सरकार के विचार को प्रतिपादित किया है। विधि राज्यों जैसे उड़ीसा ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की 50% सीमा तक बढ़ा दिया। बिहार में भी 50% सीमा तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि चलिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समक्ष चुनौतियां क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो हो चुका है। तीसरे स्तर पर हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकाय तो बना दिए हैं, लेकिन उसके साथ भी कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे सीमित शक्ति और संसाधन। अभी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास संसाधनों का अभाव है। आज भी वो वित्त के लिए सरकारों पर निर्भर है।
ख़त्म कर दें, कितना टाइम? पॉलिटी नहीं ख़त्म कर दें? हैं? आज पॉलिटी ख़त्म कर देते हैं। चलिए, आर्थिक असमानताएं इसमें विद्यमान है ही। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्व, इसको देखते हैं, जाएंगे कैसे, छोड़ देते हैं नहीं तो। वही वाला करना था। अच्छा चलिए कल कर लें।